सिद्धार्थ को सिंडिकेट से मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई थी। उसकी नाजुक हालत के बारे में जब उसके टैक्सी ड्राइवर ने रिया माथुर को बताया तो सिद्धार्थ को तुरंत ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब तक रिया हॉस्पिटल रूम पहुंची तब तक सिद्धार्थ का हार्ट रेट मॉनिटर फ्लैट लाइन हो चुका था। उसे हॉस्पिटल लाने में देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ का दिल भले ही बंद हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं परछाई बनी खड़ी थी। वो बार बार बस यही कहना चाह रहा था कि रिया मैडम, अब रोइए मत, मैं ठीक हूं। लेकिन उसे भी एहसास हो गया था कि शायद अब उसे ये शरीर छोड़कर जाना होगा। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ कौंध रहे थे। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था, उस दिन सांप के काटने पे इस अंगूठी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जब आज उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इसने कुछ नहीं किया। जैसे ही हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बंद हुई, प्रीतपुरा में साफ मौसम ने अचानक से करवट बदली और वहां काले बादल गरजने शुरू हो गए। अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी। हवा में हिल रहे पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई पागल हाथी उन्हें तने से पकड़ के हिला रहा हो। अचानक से बदले मौसम ने सबको हैरान कर दिया था। तभी दरवाजे के पास बैठी निर्मला के कलेजे में हल्की सी हूक उठी। वो हवा और बारिश के मौसम में भी एकदम पसीने से तरबतर हो गई। न जाने ये किस ओर संकेत कर रहा था। उसने अपना फोन आगे करते हुए महेश से सिद्धार्थ को फोन कर उसका हालचाल जानने के लिए कहा। महेश ने तुरंत सिद्धार्थ को फोन मिलाया। हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के बेड के पास खड़े टैक्सी वाले के हाथ में सिद्धार्थ का मोबाइल बजा और स्क्रीन पर मां शब्द सामने आया। अचानक से सिद्धार्थ के घर से फोन आ जाने पर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ के माता पिता को क्या जवाब देंगे। ऊपर से रिया लगातार रोए जा रही थी। इसी बीच अमन टैक्सी वाले के हाथ से फोन लेकर बाहर आ गया और फोन उठाते हुए बोला, हेलो हेलो, आप कौन? और सिद्धार्थ कहाँ है? दूसरी तरफ से महेश की आवाज आई, जी मैं अमन बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, अमन ने महेश को जवाब देते हुए कहा। स्पीकर पर रखे फोन पर जैसे ही निर्मला ने सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने की बात सुनी, वो बेहाल सी हो गई। हालत तो महेश की भी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अमन से पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ को? वो ठीक उसकी तो है आवाज में अमन जी? चिंता की झलक दिखाई दे रही थी। हाँ, वो एकदम ठीक है, बस उसे उल्टियां होने लगी थी, इसलिए हम बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल लेकर चले आए, अमन ने उन्हें भरोसे में लेते हुए जवाब दिया। तब तक रिया बाहर आ चुकी थी। अमन ने रिया को देखते ही फोन रखना चाहा, लेकिन रिया ने फोन ना रखने का इशारा करते हुए फोन अमन से ले लिया और बोली, अंकल मैं रिया बोल रही हूँ, सिद्धार्थ एकदम ठीक है, आप परेशान ना होइए, मैं खुद उसे सुबह घर छोड़ने आ जाऊंगी। कहते हुए रिया ने अपने आंसू पी लिए थे। बेटा, मैं अभी बस पकड़ लेता, लेकिन यहाँ का मौसम इतना खराब हो रखा है कि बस पकड़ना तो दूर, बाहर भी नहीं निकल सकता। और जब तक वो अपनी बात पूरी करता, फोन कट गया। दूसरी ओर से कोई आवाज न आने पर जब महेश ने फोन को देखा तो वो बंद हो चुका था और खराब मौसम की वजह से बिजली भी नहीं थी। इतनी बरसात में वो बाहर भी नहीं जा सकता था। निर्मला ने जब देखा कि फोन बंद हो चुका है तो वो और घबरा गई, लेकिन महेश ने उसे समझाते हुए कहा, रिया और अमन सिद्धार्थ के साथ हैं, वैसे भी वो दोनों सिद्धार्थ को अपने सगे से ज्यादा बढ़कर मानते हैं, तुम घबराओ नहीं, वो सुबह आ जाएगा। इधर फोन कटने के बाद रिया फिर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो महेश और निर्मला को क्या जवाब देगी। समझ अमन को भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो रिया को संभाल रहा था। महेश ने भले निर्मला को दिलासा दे दिया हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक हुक सी बार बार उठ रही थी। उसे पसीना आना बंद नहीं हो रहा था और सिद्धार्थ की सांस टूटने के बाद सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि कई और लोग थे जिनके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। उनमें से एक गुल्लू भी था, जो कोने में खड़ा अपनी गोल डबडबाई आंखों से महेश और निर्मला को देखे जा रहा था। इधर रिया बार बार सिद्धार्थ को देख रही थी। वो बेड पर आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगा और कहेगा कि रिया मैडम, मैंने कुछ आपके लिए ढूंढा है, कहिए तो भिजवा दूं। लेकिन रिया समझ पा रही थी ये सब अब एक सपना बनकर रह गया था।
वो लगातार एक ही बात सोच रही थी कि शायद सिद्धार्थ की जान उसकी वजह से गई है। उसकी वजह से महेश और निर्मला की जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ के जाने की वजह से न सिर्फ महेश और निर्मला की, बल्कि उससे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित मिराक ग्रह के लाखों लोगों की जिंदगियां भी खत्म होने की ओर बढ़ गई है। कुलगुरु विचित्रवीर अपनी साधना में लीन बैठे थे कि अचानक से वही हुक उनके दिल में भी उठी जो निर्मला के दिल में उठी थी। उनकी साधना टूट गई और पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने बाहर उठकर देखा तो पाया कि आसमान में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सितारे राजमहल की तस्वीर बना रहे हों और फिर अलग हो जा रहे हों। कुलगुरु ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा था। उन्हें ना जाने क्यों अनहोनी सी प्रतीत हो रही थी। वो आसमान की ओर देखकर उस हलचल का अनुमान लगा ही रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने उन्हें आवाज दी, गुरुदेव, आपको आकर ये देखना चाहिए। शिष्य की आवाज सुनकर विचित्रवीर के कदम तुरंत उस ओर बढ़ चले। वहां जाकर उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि उन्हें आसमान में होने वाली हलचल का पता लग गया था। राज्य रक्षक आदित्य के देहांत के पश्चात जो दीपक बुझ गया था, वो सिद्धार्थ के पारा धारण करने के बाद मध्यम लौ में फिर से जलने लगा था। लेकिन कुलगुरु के सामने वो दीपक बिना हवा के फड़फड़ा रहा था और लग रहा था कि जैसे अभी बुझ जाएगा। सिद्धार्थ का दिमाग पृथ्वी पर अभी जिंदा था और शायद इसलिए वो दीपक एकदम नहीं बुझा था। कुलगुरु विचित्रवीर बाहर आए और फिर से आसमान की ओर देखा। आसमान में पहले धीरे धीरे बनने वाली तस्वीर अब जल्दी जल्दी बनकर मिटती जा रही थी। कुलगुरु ने उसका मर्म समझ लिया था। उन्हें पता लग चुका था कि इंद्रनगर के वैभव के अंत का आरंभ हो चुका है और विवश चेहरे के साथ उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, युवराज रुद्रदेव को यहाँ उपस्थित होने का संदेशा भिजवा दो। कुलगुरु के चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी। निर्मला, कुलगुरु, गुल्लू के साथ साथ रॉकी को वही हुक महसूस हुई। उसे अंदेशा हो गया था कि शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो सिद्धार्थ को देखने के लिए इतने खराब मौसम में भी उसके घर की तरफ निकल पड़ा। इतनी तेज चल रहे तूफान और बारिश को चीरता हुआ वो सिद्धार्थ के घर की ओर बढ़ रहा था। बारिश होने की वजह से पहाड़ पर आई फिसलन और तेज हवाओं की वजह से वो फिसल भी रहा था, लेकिन उसके दिल में सिद्धार्थ को एक बार देखने का जुनून सवार था। वो गिरता पड़ता सिद्धार्थ की घर की ओर भागा जा रहा था और अपने आप में बड़बड़ाया जा रहा था कि वो अब की बार सिद्धार्थ को साफ निर्देश देगा कि वो उससे हर हाल में रोज आकर मिलेगा। लेकिन उस बेचारे को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ उसका आदेश सुनने के लिए इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो बस अपनी धुन में भागा जा रहा था और सिद्धार्थ का घर उसे अपनी मंजिल के रूप में दिखाई दे रहा था। रिया और अमन कॉरिडोर में बैठे हुए थे। रिया रोए जा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। तब तक उसका फोन बजा और स्क्रीन पर उसके दादा जगत प्रसाद माथुर का नंबर था। रिया ने अपने आप को संभालते हुए फोन उठाया। दादाजी, बस 1 घंटे में आ रही हूँ, मीटिंग लगभग खत्म हो गई है। जगत प्रसाद माथुर रिया के अभी तक ना आने की वजह से परेशान हुए जा रहे थे। ठीक है बेटा, जल्दी आओ, मेहमान जा रहे हैं, कहकर जगत प्रसाद माथुर ने फोन काट दिया। कैसे बताएंगे महेश जी को? अमन ने बेचैनी के साथ रिया को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमें कुछ तो करना होगा, वरना दादाजी को भी शक हो जाएगा, और अगर ये बात जरा भी लीक हुई तो उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ हम सब की जान पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि सिंडिकेट अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। आज नहीं तो कल वो हम सबको मार देगा। कहते हुए रिया का चेहरा घबराहट के साथ भर गया था और अमन को उसके चेहरे पर फैली घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। रिया और अमन समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या जवाब देंगे, और उधर घर में निर्मला बेचैनी के साथ करवटें बदल रही थी और गुल्लू खिड़की से अपनी डबडबाई आंखों से सिद्धार्थ का रास्ता ताक रहा था। रॉकी तूफान से लड़ते हुए सिद्धार्थ को देखने के लिए उसके घर की ओर आ रहा था, और 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक आश्रम में बैठे कुलगुरु अपने राज्य का भविष्य साफ साफ देख पा रहे थे। इधर सिद्धार्थ सारी बातें महसूस कर रहा था, लेकिन वो जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसकी भावुकता चरम पर थी। लेकिन तभी
9 रंगों से बनी एक बहुत ही ज्यादा चमकीली मानव आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस आकृति के सामने प्रकृति के सारे रंग फीके लग रहे थे। सिद्धार्थ समझ गया कि शायद ये कोई ईश्वर का दूत है जो उसे लेने आया है, जैसा उसने अपनी मां के मुंह से सुन रखा था। लेकिन यहां बात कुछ और थी। उस मानव आकृति ने कुछ ऐसा कहा जिससे सामने खड़ी सिद्धार्थ की परछाई दंग रह गई थी। सिद्धार्थ को यह एहसास हो चुका था कि शायद अब उसका पृथ्वी से जाने का समय आ गया है, और उसके कदम अपने आप उस आकृति की ओर बढ़ गए। लेकिन तभी उसके कानों में पड़ी एक आवाज से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसे हो सिद्धार्थ? उस आकृति ने सिद्धार्थ से पूछा। ये वही आवाज थी जिसे उस दिन उसने सोते हुए सुना था। यही आवाज उसको बचाने के लिए पुकार रही थी। लेकिन सिद्धार्थ को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी है। आखिर ये कौन सा नया खेल है जिसे सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था। अब क्या होने वाला था इंद्रनगर का भविष्य, और कौन आया है सिद्धार्थ की आत्मा के सामने? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।